नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके प्यारे से परिवार परिणाम मंत्रा में। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो सभी लोग आ जाइए, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। और आज हमारा टॉपिक कौन सा रहेगा? तो आप सभी को पता है कि आज हमारा टॉपिक कौन सा? प्रजनन तंत्र, यानी कि रिप्रोडक्शन सिस्टम। आज इसके सारे क्वेश्चन रहेंगे जो हमको बहुत अच्छे से करना है। तो सभी लोग जल्दी से आ जाइए, फिर शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं इसमें। आज के जो टॉपिक में आपको पादप यानी कि पादप जगत के भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे। पेड़ पौधों में जनन कैसे होता है ये भी क्वेश्चन मिलेंगे। और जो ह्यूमन के भी आपको क्वेश्चन, जीव जंतुओं के भी क्वेश्चन मिलेंगे। जी जी प्रीति कुमारी जी, तनु जी, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। प्रणाम नेहा जी, ये सभी लोग आ जाइए। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून जी। आज सब लोग कैसे लेट हो गए? कैसे लेट हो गए? कांति जी, जी वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। सभी लोग आ जाइए जल्दी से। सभी लोगों को क्लास भी शेयर कर दीजिए। फिर शुरू करते हैं अपने आज के क्वेश्चन को। जी कैसे हैं सभी लोग? तैयारी कैसी चल रही है? जी सिलू जी, हर हर महादेव। चलें चलें अपने क्वेश्चन की तरफ। जो लोग आते हैं फिर आते रहेंगे। हर हर महादेव। चलिए तो देखिए, ये रहा आज आपका पहला क्वेश्चन। बड़े ही ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद आपको क्या करना है? आंसर करना है। फालतू की बातों से बचना है, क्योंकि कुछ लोग, एक दो चार लोग ऐसे होते हैं जो आपके टाइम वेस्ट करने आते हैं, तो उनको ध्यान नहीं देना है। उनको ध्यान नहीं देना है, आपको अपने पढ़ने पे ध्यान देना है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा जी। रवि जी, जी बिल्कुल आइए, आपका स्वागत है। 1674 में किसने शैवाल स्पाइरोगाइरा का वर्णन किया और गतिशील जीवों को एनिमल क्यूल्स यानी छोटे जानवर नाम दिया? बताइए इनमें से कौन से वो वैज्ञानिक थे? कौन से वो वैज्ञानिक थे? रोमा, रोमा जी वेरी वेरी गुड आफ्टरनून जी। बार्थेलेमी ब्यूमोटीरिया या मारिस विल्कन्स, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक या रॉबर्ट रेमॉक, इनमें से कौन सा हो जाएगा? गुड्डू जी वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। सभी लोग आ जाइए, आंसर करना शुरू करिए। आंसर करना, पहले का आंसर क्या हो जाएगा? तो सभी लोग जी बिल्कुल, गुड्डू जी बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर आपने बताया है जी। इसका क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जो शैवाल थे स्पाइरोगाइरा का वर्णन किया था और गतिशील जीवों को किस नाम से? छोटे जानवरों के नाम से इन्होंने बताया था। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। और एंटोनी वॉन लीवेनहॉक के बारे में हम जो अपना सेल वाला टॉपिक पढ़ चुके हैं, उसमें हम लोग अच्छे से इनके बारे में देख चुके हैं कि इनको किसके जनक कहा जाता है? बताइए जल्दी से, किसके जनक कहा जाता है? तो आप बताएंगे ये सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक हैं। किसके? सूक्ष्म सूक्ष्म विज्ञान के जनक या पिता इनको कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। इन्होंने क्या किया था? स्वतंत्र तालाब में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिका की खोज की थी। किसमें? तालाब के पानी में, तालाब में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिका को क्या किया था? खोजा था। याद रखिएगा कि कभी भी ऐसे पूछ लिया जाए कि लिविंग सेल यानी कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ही हमारे हो जाएंगे। और इनके कुछ खोज हैं जो पूछी जाती है, जैसे स्पर्म शुक्राणु की खोज किसने की, तो आपके यही हो जाएंगे। ठीक है, आरबीसीज पूछ लिया जाए कि आरबीसीज की खोज किसने की, तो आपको एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ही बताना है। तो इसका सी नंबर सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला देखिए। जी वेरी गुड सभी लोग। 1935 में किसने शैवाल की संरचना और प्रजनन प्रणाली को समझाया? शैवाल की संरचना को समझाया और किसी प्रजनन प्रणाली को भी समझाया। इनमें से कौन से वैज्ञानिक थे? कैरोलस लिनियस थे क्या? विलियम हेनरी थे या एफ ई फ्रिटिस थे या एम ओ पी यंगर थे?
दूसरे नंबर का क्वेश्चन, दूसरे नंबर का आंसर बताइए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि शैवालों का अध्ययन किसमें किया जाता है, शैवालों का अध्ययन या स्टडी किसमें किया जाता है, या शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो आपको बताना है फाइकोलॉजी। क्या बताएंगे? फाइकोलॉजी। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि फाइकोलॉजी के जनक कौन हैं, ऐसे भी ये पूछ लिया जाता है। अब एग्जामिनर को अगर क्वेश्चन पूछना है तो वो किसी भी तरीके से पूछ लेगा और आपको आंसर बताना पड़ेगा। तो इसमें फाइकोलॉजी में क्या किया जाता है, शैवालों का अध्ययन किया जाता है। तो कभी भी पूछ ले कि फाइकोलॉजी के जनक कौन है या शैवालों की संरचना का अध्ययन किसने किया था, तो आपको किस वैज्ञानिक के लगाना है, तो आप बताएंगे कि F.E. फ्रिटेस आपका सही आंसर हो जाएगा। बी नंबर यानी आपका सही आंसर हो जाएगा जी। बहुत से लोग बहुत अच्छा आंसर कर भी रहे हैं। निशा जी वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। बहुत से लोग अच्छा आंसर कर रहे हैं। और इनकी एक पुस्तक भी थी, उस पुस्तक का शैवालों की संरचना और वर्गीकरण, कौन सी पुस्तक थी, तो शैवालों की संरचना, शैवालों की संरचना और वर्गीकरण, इस पुस्तक में इन्होंने इस शैवालों के बारे में बताया है। ठीक है, शैवाल कैसे होते हैं, अगर कभी भी पूछ लिया जाए कि शैवाल कैसे होते हैं, तो आपको बताना ये स्वपोषी होते हैं, स्वपोषी होते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो इसलिए इनको स्वपोषी कहा जाता है। अब अगर कभी भी पूछा जाए कि भारतीय वैज्ञानिक कौन है जिन्होंने शैवालों की अध्ययन की, बताइए। भारतीय वैज्ञानिक, अगर आपसे इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ लिया जाए कि भारतीय वैज्ञानिक इनमें से कौन है, तो आपको बताना है, फिर आपका आंसर ये हो जाएगा। फिर आपको क्या बताना है, ये किसके, ये भारत के थे, अपने भारत के थे, यानी इन्होंने, ये भारतीय थे और इन्होंने भी क्या किया था, शैवालों का अध्ययन किया था। याद रखिएगा ये सारे पॉइंट जी। वह प्रजनन प्रक्रिया जिसमें केवल एक ही जनन शामिल होता है उसे क्या कहते हैं। कितने जनन शामिल हो रहे हैं, तो आपको बताना है केवल और केवल एक जनक शामिल होता है, उसे क्या कहेंगे। क्या पात्रे निषेचन या बाह्य निषेचन या लैंगिक प्रजनन या अलैंगिक प्रजनन, बताइए जल्दी 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 करिए। आंसर आने भी लगा है, आंसर आने भी लगा है। असेक्सुअल या सेक्सुअल, तो अगर हम तीसरे में चलेंगे तो एक की बात की जा रही है कि एक जनन शामिल होता है या एक प्रजनन शामिल होता है, तो आपको किस पे चले जाना है, आपको अलैंगिक प्रजनन में चले जाना है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अलैंगिक प्रजनन या अलैंगिक जनन। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा, सभी लोग डी आंसर दे भी रहे हैं। ये क्या हो जाएगा, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। और ये प्रजनन कैसे, माता पिता के द्वारा, आप सीधे अगर आपको बताएं तो ये प्रजनन माता पिता के द्वारा होता है, ऐसे आप समझिएगा इसको। किसके द्वारा, तो माता पिता के द्वारा होता है। ठीक जी। इसमें क्या होता है, इसमें युग्मकों का संलयन होता है। आगे देखिए, फूल का सबसे अंदरूनी भाग क्या कहलाता है। जी बहुत अच्छे, आप लोग बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं। प्रीति जी, विकास जी, रोमा जी, निशा जी सारवार जी, जो हाँ प्रीति जी बिल्कुल, बाकी सभी लोग जिनका नाम नहीं भी ले पा रहे हैं, बाकी सभी लोग, पुंकेसर, स्त्रीकेसर, पंखुड़ी, बाह्यदल पुंज जी, गुड्डू जी एक्स एक्स और एक्स वाई। अगर हम देखिए बाह्यदल पुंज की बात करें, अगर बाह्यदल पुंज की आपसे बात किया जाए चौथे नंबर में, तो आपका बाह्यदल पुंज तो होगा नहीं, क्योंकि ये सबसे बाहरी भाग होता है। क्या होता है, ये पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है, बाहरी भाग होता है। तो ये तो होने से रहा नहीं, अब पंखुड़ी भी नहीं होगी। अंदरूनी की बात की गई है, पंखुड़ी हम साफ साफ देख सकते हैं। पुंकेसर आप सभी को पता है कि ये क्या होता है, ये पुष्प में, यानी हमारे जो फूल होते हैं, पुष्प में नर जनन अंग होता है, नर जनन या प्रजनन
अंग होता है। ठीक है, स्त्री केसर, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बताना है। स्त्री केसर इसका सही आंसर हो जाएगा। स्त्री केसर इसका सही आंसर हो जाएगा। ये क्या होता है, ये पुष्प का मादा जनन अंग है। ठीक है, पुष्प का मादा जनन अंग है। जी सभी लोग, स्त्री केसर सभी ने बताया भी है। अगला देखिए, फूलों के किस भाग की सतह चिपचिपी होती है जो पराग कणों को पकड़कर रखती है? ऐसे कौन से आपके सामने जो ऑप्शन दिए हैं, ऐसा कौन सा इसमें ऑप्शन है, या कहें कि कौन सा फूलों का भाग होता है जो चिपचिपा होता है? आप अगर गुड़हल का फूल और देखेंगे ना, तो उसमें आप साफ साफ देख सकते हैं। इसीलिए कभी भी फूलों में अगर प्रयोग करने की बात की जाएगी तो गुड़हल का फूल ही लिया जाता है। जी, तो उसमें ऐसे जब हाथ से करेंगे तो चिपचिपा सा लगता है। तो वर्तिका या अंडाशय या बाह्यदल पुंज, पांचवें का। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कि ये वर्तिकाग्र, ये क्या होता है, चिपचिपा होता है। और इसी में आकर जो आपके परागकण होते हैं वो फंस जाते हैं या चिपक जाते हैं। जी, बी नंबर, बहुत अच्छा आंसर सभी का आ रहा है, बी नंबर ही हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला, फूलों के बीच में मौजूद पीला धूलनुमा पदार्थ क्या कहलाता है? कैसा आपसे पूछा गया है कि पीला है और धूलनुमा यानी धूल के कण जैसे हमको दिखाई देते हैं, वो कौन सा ऐसा इसमें से भाग होता है? वर्तिकाग्र होता है क्या, पुंकेसर होता है, या स्त्री केसर, या वर्तिका? देखिए, वर्तिकाग्र और वर्तिका की बात करें तो ये किसके, ये आपके पुष्प के फीमेल भाग, जो मैंने बताया जनन वाला, स्त्री केसर के ही भाग होते हैं। जी, तो इसका भी क्या आंसर हो जाएगा, इसका भी आप सही बता रहे हो सभी लोग, इसका भी क्या हो जाएगा, पुंकेसर सही आंसर हो जाएगा। और पुंकेसर मैंने क्या बताया, ये पुष्प का नर जनन अंग होता है, नर जनन अंग होता है। ये रट लेना है, बिल्कुल बिल्कुल ये रट लेना है। ठीक है, और ये बना किससे मिलकर होता है, तो ये पराग क्या बताएंगे, अगर कभी भी पूछ लिया जाए कि ये मिलकर किससे बना होता है, तो ये पराग कोश और तंतु से मिलकर बना होता है। किससे किससे, पराग कोश और किससे, तंतु से मिलकर बना होता है। तंतु एक डंठल की तरीके एक होती है संरचना, डंठल की तरीके, याद रखना है इनको। ठीक है, और पराग कोश में कभी भी पूछा जाए कि भरे क्या होते हैं, तो पराग कोश में पराग भरे होते हैं, पराग कण या पराग कुछ भी दे दे, ये भरे होते हैं। आगे देखिए, आगे जी, हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है? खंडन, मुकुलन, द्विविखंडन या बीजाणु निर्माण? तो देखिएगा, हाइड्रा की अगर बात की जाए तो मैं देखिएगा चित्र को ड्रॉ कर रही हूं। तो देखिए, इस टाइप का कुछ आपका हाइड्रा होता है, इस टाइप का कुछ आपका हाइड्रा होता है, ऐसे। इसमें पूछा गया है तो आपने देखा होगा, ऐसे करके कुछ समय बाद इस हाइड्रा में क्या होता है, एक मुकुल निकल जाता है, एक मुकुल निकल जाता है जो धीरे धीरे विकास करता है, बड़ा होता है, और फिर इस जो जनन हाइड्रा है इससे अलग हो जाता है। जैसे कि ये इससे मुकुल निकल गया, अब ये धीरे धीरे ये मुकुल क्या करेगा, ये धीरे धीरे मुकुल विकास करेगा, बड़ा होगा, बड़ा हो जाएगा जब, तो फिर ये क्या करेगा, अलग हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तब अब बताइए, ये अलग होकर क्या बन गया, एक नया हाइड्रा बन गया, नया हाइड्रा। तो ये किसके द्वारा हुआ, ये क्या है, तो ये मुकुल है, इसे बड भी बोलते हैं। तो ये इसका सही क्या हो जाएगा, मुकुलन, मुकुलन इसका सही आंसर हो जाएगा। जी, तरल पदार्थों में क्या, तरल पदार्थों में जी सभी का आ भी रहा है, जी मुकुलन इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये क्या है, एक प्रकार की आप बताएंगे कि मैम ये एक प्रकार की लैंगिक जनन की विधि होती है। किस जनन की, तो लैंगिक जनन की ये विधि है एक प्रकार की, इसको भी याद रखना है। आगे देखिए,
निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय हरी शैवाल मानी जाती है? कौन सी एक कोशिकीय हरी शैवाल मानी जाती है? क्लोरोफाइटा, कैलिडोफोरा या क्लेमाइडोमोनास या ओडोगोमिया गोमियम? बताइए चारों में से कौन सी हो जाएगा? 8 नंबर की अगर बात करें, अब हरी शैवाल है तो ये कैसी होगी? अब हरी की बात की जा रही है तो आप बताएंगे कि मैम ये तो स्वपोषी होगी। जब हरी है तो स्वपोषी होगी, ये बात आपको याद रखनी है। अब इनमें से कौन सी होगी? तो आप सी की तरफ चले जाइएगा, सी की तरफ आप चले जाइएगा। कैलेमाइडोमोनास ये क्या होती है? एक कोशिकीय हरी शैवाल होती है। और ये कैसी होती है? ये आप बताएंगे कि ये जो होती है ये स्वपोषी होती है, ठीक। और इसमें खास बात ये होती है कि इसमें दोनों प्रकार से क्या होता है? दोनों प्रकार से प्रजनन की प्रक्रिया होती है। दोनों प्रकार से प्रजनन, दोनों प्रकार से प्रजनन इसमें हो सकता है। अगर लैंगिक जनन की बात करें तो आप बताएंगे कि इसमें समलिंगी युग्मकों के द्वारा होता है। और अगर अलैंगिक की बात की जाए तो बीजाणुओं के द्वारा होता है, ये याद रखिएगा। बीसी में था, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब कंफर्म हो गया। निम्नलिखित में से सूक्ष्म जीवों की जोड़ी में से कौन सा सही सुमेलित है? बताइए। पैरामीशियम क्या कवक है? पैरामीशियम क्या कवक होता है क्या? या पेनिसिलियम प्रोटोजोआ होता है? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये उल्टा नहीं दिख रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये उल्टा नहीं दिख रहे हैं कि मैम ये तो एक दूसरे के उल्टा लिखे हैं, अपोजिट लिखे हैं, है ना? तो आपको क्या लगता है? इसमें ना तो फर्स्ट सही है और ना ही सेकंड सही है। आपका यही आंसर भी हो जाएगा, सी नंबर। जी, सी नंबर आपका आंसर भी हो जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट यानी उल्टा लिखे हैं। पैरामीशियम क्या होता है? तो पैरामीशियम आप सभी को पता है, ये प्रोटोजोआ का सदस्य है, प्रोटोजोआ में आता है, ठीक है। पेनिसिलिन क्या होती है? ये एक प्रकार की कवक होती है, कवक है। इसका यूज किसमें? औषधि यानी दवाओं में किया जाता है। और अगर कभी दवाएं तो पूछ ले, अगर ऐसे भी पूछ ले कि प्रतिजैविक बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो आपको यही बताना है, प्रतिजैविक, ठीक जी। सी नंबर होगा। अगला देखिए, टेरिडोफाइटा किस प्रकार का प्रजनन करते हैं? मुकुलन द्वारा, बीजाणुओं के द्वारा, परागकणों के द्वारा या बीजों के द्वारा? जी, सभी लोग आ जाइएगा, सभी लोग जिसको जो भूल गए हो उनको याद दिला दीजिएगा। 10वां नंबर, स्पीड ठीक है? बहुत ज्यादा तेज या बहुत ज्यादा स्लो? बताइए तो मैं स्पीड में करा दूं। तो अगर 10वें की तरफ चलें, 10वें की तरफ, तो आप कहेंगे कि मैम ये बीजाणुओं के द्वारा होता है। टेरिडोफाइटा क्या होते हैं? ये बीजाणुओं के द्वारा होता है। हालांकि मैंने ये सारे टेरिडोफाइटा वगैरह ये सब आगे बता चुके हैं, जो हम लोगों की क्लासें हो गई है ना, बता चुके हैं जी। बी नंबर इसका हो जाएगा। बहुत अच्छा आंसर भी बी नंबर कर रहे हैं सभी लोग। अगर इसके बारे में, तो ये क्या होते हैं? ये संवाहनीय पौधे होते हैं। कैसे पौधे होते हैं? तो आपको एक पॉइंट याद रखना है, ये संवाहनीय पौधे होते हैं, ये याद रखना है। और अगर इनके बारे में बात करें तो इनके प्रजनन अंग कैसे होते हैं? छिपे होते हैं। प्रजनन अंग कैसे होते हैं? तो आप बताएंगे इनके प्रजनन अंग छिपे होते हैं। इसीलिए इनके छिपे होने की वजह से इन्हें क्रिप्टोगैम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रिप्टोगैम के नाम से भी इनको जाना जाता है। ये सब मैं अच्छे से बताई हूं ना। और इनमें क्या होता है? फूल, जो फ्लावर, और क्या, और आप बताएंगे कि बीज इनमें नहीं पाया जाता है। फूल और बीज नहीं पाया जाता है जी। ठीक है, स्पीड ठीक है? चलिए, बहुत अच्छा। आगे देखिए, बस आपको समझ आना चाहिए। थोड़ा 2-4 क्वेश्चन आप बच भी जाएंगे तो आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा उसको। बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है?
बताइए बताइए। युग्मनम, अपजननकारी या संकर जैविकी या अपमिश्रण। आज मैनेज कर लीजिए, कल मैंने बोल दिया है, कल से आपको ऑप्शन भी इंग्लिश में मिलेंगे, ठीक है। आज मैनेज कर लीजिए क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को प्रॉब्लम होती है, आते हुए क्वेश्चन भी हिंदी की वजह से गलत हो जाते हैं, तो आज मैनेज कर लीजिए, कल से आपको इंग्लिश मिलेगी। बताइए 11वें नंबर का बताइए। थोड़ा सा आज बस मैनेज कर लीजिएगा, अब लड़ने मत लगिएगा मुझसे। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें बिना निषेचन की बात की गई है, तो आप बी की तरफ चले जाइए, बी की तरफ चले जाइए आप। अपजननकारी, बिना जनन के, है ना, बिना जनन के। और इसमें क्या होता है, इसमें जो फल बनता है उसमें बीज नहीं होता है। जी जी विकास जी, कल से बिल्कुल आपको मिलेंगे, मैं जाते जाते फिर से याद दिला दूंगी जी। मैं जो टाइपिंग वाले भैया हैं उनको जाते जाते फिर से याद दिला दूंगी। तो आप क्या बताएंगे कि ये जो फल होते हैं मैम, ऐसे फल बनते हैं, इन फलों में क्या होता है, बीज नहीं होता, ये बीज रहित होते हैं, ये बात भी आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो आप इसमें बता सकते हैं, केला कभी भी पूछ ले, केला ये बहुत पूछा जाता है, और एक है अनानास, पाइनएप्पल, अनानास, ये दोनों फ्रूट बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए इनको याद रखना है। जी बिल्कुल गुड्डू जी, बहुत अच्छा। आगे देखिए, वे कौन से फूलहीन पौधे हैं जो शंकु और बीज उत्पन्न करते हैं लेकिन उनके बीज अंडाशय में संलग्न नहीं होते? अनावृत बीजी, आवर्त बीजी, ब्रायोफाइटा या जलजीवी पौधे? जी सीलू जी। 12वां नंबर का बताइए, 12वां नंबर। तो आप इसमें क्या होता है, ये फूल रहित पौधे होते हैं, और इसमें जो क्या होते हैं, बीज होते हैं, वो कैसे खुले कह सकते हैं या नग्न होते हैं। तो अनावृत बीजी किसमें चले जाएंगे आप, ए नंबर की तरफ चले जाएंगे। ये सारे पॉइंट जो हैं ये सब बिल्कुल ए नंबर हो जाएगा। ये सारे पॉइंट आपसे पहले भी डिस्कस कर चुकी हूं मैं। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे आपसे पूछ लिया जाता है देवदार का एक वृक्ष, देवदार, ये बहुत पूछा जाता है, ठीक। एक पूछा जाता है चीड़, और एक और पूछा जाता है साइकस, ये तीनों आपको याद रखने हैं। ये तीनों किसके, इसके एग्जाम्पल है। अगर आवर्त बीजी की बात करें तो ये फूल होते हैं इसमें, और बीज कैसे ढके हुए होते हैं, इसमें फूल होते हैं, आवर्त बीजी में फूल पाए जाते हैं, और बीज कैसे होते हैं, अच्छे से बाकायदे ढके होते हैं। जैसे कि अगर बात करें तो आप बता देंगे सेब, गुलाब, आम। आम में देखा है कैसे गुठली होती है, आम, सेब, गुलाब, इन सभी में बीज ढके होते हैं। आगे देखिए जी, अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें नए पौधे जड़, तना, पत्तियों और कलियों से उत्पन्न होते हैं क्या कहलाती है? मुझे नहीं लगता किसी का भी ये जो ऑप्शन है किसी का भी गलत होगा, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। परत प्रवर्धन, कलम प्रवर्धन, मुकुलन प्रवर्धन या कायिक प्रवर्धन। तो आपको जितने ये दिख रहे हैं सब आपके नीचे वाले में समाहित है ना, नीचे वाले में सारे के सारे समाहित हैं अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। विकास जी नेट पे सर्च करिएगा, मैं को अब यहाँ पे मैं जो पिक है वो नहीं मैं लगा पाती हूँ, क्योंकि अगर वैसे 2-4 क्वेश्चन हो तो मैं पिक से समझा दूं, थ्योरी क्लास में मैं पढ़ाती हूँ तो एक एक चीज की पिक लगाती हूँ ढूंढ ढूंढ के। तो क्या डी नंबर पे आप चले जाएंगे? जी बिल्कुल, डी नंबर ये पूरे को समाहित कर रहा है, तो डी नंबर ही हो जाएगा। ये क्या है, पादपों में प्रजनन की एक विधि है, पादपों में प्रजनन की एक क्या है, एक विधि है।
पत्तियों के द्वारा जनन, जड़ों के द्वारा, तनों के द्वारा, ये सभी किसमें आ जाता है? इसी में आ जाता है। डी नंबर, जी बिल्कुल सभी सही भी बता रहे हैं। डी नंबर इसका हो जाएगा। जैसे गुलाब की अगर बात करें, गुलाब सभी जानते हो बहुत अच्छे से, है ना, रोज डे पे बढ़िया अच्छा खासा देते भी हैं आप लोग। तो गुलाब किसके? कलम के द्वारा लगाई जाती है, कलम के द्वारा। और एक आपने पत्थर चट्टा सुना होगा, पत्थर चट्टा, उसका वैज्ञानिक नाम आपसे कभी कभी, वैसे तो वैज्ञानिक नाम में ही पूछा जाता है उसका, ब्रायोफिलम। ये क्या पत्थर चट्टा का वैज्ञानिक नाम होता है या बॉटेनिकल नेम आप कह सकते हैं। इसको पत्तियों के द्वारा उगाया जाता है, पत्तियों के द्वारा। तो ये सब कायिक प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं जी। लाल शैवाल किस प्रकार वनस्पतिक रूप से प्रजनन करती है? विखंडन के द्वारा, बीजाणु निर्माण द्वारा, या कटिंग के द्वारा, या खंडन के द्वारा? जी अब फरवरी में याद करिएगा रोज डे को। अभी अब सर्दियों का मजा लीजिए, फिर फरवरी में याद करिएगा रोज डे, ब्लैक डे, फलाना डे, जितने भी डे होते हो। तो 14 नंबर की अगर मैं बात करूं तो इसका सही आंसर खंडन हो जाएगा। कुछ लोग विखंडन और खंडन में कंफ्यूज होंगे, तो मैं उसका आज कंफ्यूजन उन लोगों का दूर कर दूं, है ना। मुझे पता था कि कुछ लोग ए बताएंगे, कुछ लोग डी बताएंगे, दोनों ही एक जैसे देखने पे लगते हैं, तो दोनों को ही समझना जरूरी है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका डी नंबर हो जाएगा। इस बात को पहले आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। लाल शैवाल की यहाँ बात की गई है। लाल शैवाल को रोडोफाइका के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? रोडोफाइका के नाम से भी इसको जाना जाता है। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। देखिए खंडन क्या होता है? खंडन में जो एक मूल पौधा होता है, जो जनक पौधा होता है, उसका एक मतलब छोटा सा हिस्सा, एक छोटे से हिस्से का टूटकर नया भाग बन जाना या नया पौधा बन जाना। समझिएगा मेरी बात को। इसमें क्या होता है? किसी मूल पौधे से, पौधे का कोई हिस्सा या कोई हिस्से से, कोई हिस्से से नया पौधा बनता है, ठीक है। किसी एक हिस्से से, जैसे पत्ती हो गई, जड़ हो गई, है ना। जैसे ए हो गई, बी हो, सॉरी ए कह रहे हैं, जैसे कि आपका पत्ता हो गया, जड़ हो गया। अगर विखंडन की बात की जाए, विखंडन की, तो इसमें क्या होता है? इसमें पूरा का पूरा पौधा ही क्या होता है? टूट जाता है। पूरा पौधा ये क्या करता है? टूट जाता है। और प्रत्येक टूटे हुए भाग से एक नया पौधा बनता है। प्रत्येक टूटे भाग से नया पौधा बन जाता है। अंतर ये है, ठीक है। आपने जैसे चाय कॉफी तो सभी पीते होंगे, चाय कॉफी तो सभी पीते होंगे, तो आपने देखा होगा अगर आपका चाय वाला कप, अगर उसको जैसे पकड़ते हैं हम, तो अगर हैंडल टूट गया तो आप क्या कहेंगे कि ये खंडित हो गया, है ना। इसका वो हैंडल टूट गया, ये खंडित हो गया। अब अगर जैसे कि अगर वो कप पूरा ही टूट के चुकड़ा चूर हो जाए तो आप क्या करेंगे? विखंडन हो गया, यानी बहुत टुकड़े उसके हो गए। समझ गए? अब तो समझ गए होंगे, अब गलत मत करिएगा। किस गुणसूत्र का उपयोग प्रारंभिक विकास के लिए छिपे हुए mRNA के उत्पादन में होता है? बताइए। लैंप ब्रश गुणसूत्र, पालीटीन गुणसूत्र, ऑटोसोमल गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र। तो देखिए हमारे जो, अगर मानव की बात की जाए तो मानव में दो टाइप के गुणसूत्र होते हैं। दो टाइप के गुणसूत्र होते हैं, एक ऑटोसोमल गुणसूत्र और एक लिंग गुणसूत्र, जो आपके सामने लिखे हैं ये ऑटोसोमल गुणसूत्र और लिंग गुणसूत्र। ऑटोसोमल की बात की जाए, अगर आपसे ऑटोसोमल की बात की जाए तो आप क्या बताएंगे कि ऑटोसोमल मैम हमारे क्या होते हैं? ये 22 जोड़ी सब में समान होते हैं, 22 जोड़ी
सब में समान होते हैं, वो मेल हो या फीमेल हो। बदलता कौन है? बदलता हमारा 23वां जोड़ी वाला गुणसूत्र ही बदला होता है, जिसमें एक बच्चे के लिंग का निर्धारण होता है। ये याद रखिएगा, यहाँ से इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा। ठीक, तो इसमें जो सही आपका आंसर हो जाएगा 15 का, वो लैंप ब्रश हो जाएगा। कौन सा? लैंप ब्रश गुणसूत्र आपके mRNA के उत्पादन में क्या करता है? ये छिपा होता है जी। ये क्या करता है? तो इन्हें प्रतिलेखन के लिए अनुमानित करता है, आदेश देता है। 16 नंबर देखिए, कुछ सरल बहुकोशिकीय जीव पहले कई भागों में विभाजित होते हैं। देखिएगा, बहुकोशिकीय एक जीव है, पहले क्या हो रहा है? कई भागों में विभाजित होते हैं, फिर प्रत्येक भाग से नया जीव बनता है। इस प्रजनन विधि को क्या कहते हैं? अभी अभी बहुत अच्छे से समझा के आई हूं मैं, बहुत अच्छे से अभी अभी मैंने समझाया है, गलती नहीं करिएगा। प्रजनन हो जाएगा क्या? बहुखंडन हो जाएगा, या द्विविखंडन हो जाएगा, या खंडन हो जाएगा 16 का। तो 16 का जहां पे ये द्विविखंडन लिखा है ना, यहाँ पे आपको विखंडन करना है। यहाँ पे आप नहीं, यहाँ पे हाँ, खंडन की जगह पे इसको देखिएगा, इसको खंडन की जगह पे आपको विखंडन करना है। मैं काट के लिखे दे रही हूँ, डी नंबर पे विखंडन था, वो भी भूल गए हैं। अब बताइएगा, अब सही बताइएगा, आप सही बताइएगा, मैंने ऑप्शन ठीक किए हैं। प्रजनन, द्विविखंडन, बहुविखंडन या विखंडन। अब आप सही बता रहे हैं सभी लोग। डी हो जाएगा जी, बिल्कुल डी हो जाएगा। इसमें कई भागों की बात की गई है कि वो चुकराचूर हो रहा है ना, पूरी तरीके से विभाजित हो रहा है जी, डी नंबर हो जाएगा। आगे देखिए 17 नंबर, अब मिलान करिए, इसका मिलान करिए। अलैंगिक प्रजनन से संबंधित सही सुमेलित विकल्प चुने। स्तंभ ए और स्तंभ बी आपके सामने दिया गया है। क्या वो लीशमैनिया को आप किससे मिलाएंगे? ईस्ट, परजीवी, हाइड्रा। तो इसमें अगर हम सही ऑप्शन आप लोग बताइए पहले, फिर मैं बताती हूँ। बताइए जी, जब तक मैं भी देख लूं। चलिए बताइए जल्दी से। लीशमैनिया की आप बात करेंगे तो आप द्विविखंडन की तरफ चले जाइए। किधर? द्विविखंडन की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। और अगर ईस्ट की बात करेंगे तो ईस्ट आपका मुकलन के द्वारा, मुकलन में चले जाइए। अगर परजीवी की बात करेंगे तो बहुखंडन में चले जाइए, बहुखंडन में। अब बचा क्या? हाइड्रा, हाइड्रा, तो हाइड्रा पुनर्उत्पत्ति। तो इसका ए नंबर सही हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका सही हो जाएगा जी। हाइड्रा को देख के मुकलन मत करिएगा, हाइड्रा बहुत तरीके से हो सकता है। ए नंबर हो जाएगा जी। हाइड्रा हमेशा कंफ्यूजन देता है। आगे देखिएगा, ऐसा कौन सा शैवाल है जो समयुग्मक संलयन द्वारा प्रजनन करता है? किसके द्वारा? समयुग्मक संलयन के द्वारा प्रजनन करता है, आइसोगैमी द्वारा। बताइए, स्पाइरोगाइरा, यूडोरिना, या वालवाक्स, या यूलोथ्रिक्स। तो युग्मकों के अगर संलयन की बात की जाए तो 3 प्रकार से होती है। युग्मकों की संलयन की अगर बात की जाए तो 3 प्रकार से होती है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से होती है। कौन कौन से प्रकार से? तो आप पहला बताएंगे विषम युग्मी, विषम युग्मी। इसमें क्या होता है? इसमें विषम युग्मी में युग्मों का आकार कैसा होता है? आप बताएंगे आकार इसमें समान नहीं होता है। अगर दूसरा बताएंगे समयुग्मी, समयुग्मी, इसमें आकार कैसा रहेगा? इसमें आकार समान रहेगा। तीसरा होता है उगामस, उगामस, इसमें एक युग्मक बड़ा होता है और गतिशील होता है, दूसरा युग्मक छोटा होता है और उसमें गति नहीं होती है, उसमें गति नहीं होती है जी। गुड्डू जी, अभी मैंने बताया ना हाइड्रा, हाइड्रा बहुत कंफ्यूजन देता है। उसकी वो जो 2-3 प्रकार से पूछ लिया जाता है जी।
उसमें रीजनरेशन की भी क्षमता होती है, इसलिए उसका ऑप्शन सही होगा कि वो क्या करता है कि उसका टूटा हुआ भाग वो दोबारा बना लेता है एक तरीके से। ऐसा कौन सा शैवाल है जो सम युग्मक संलयन द्वारा प्रजनन करता है? तो ये मैंने 3 प्रकार बता दिए हैं, आपको समझा दिया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, यूडोरिनिया रीना, यूडोरिना। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में अलैंगिक प्रजनन का रूप नहीं है? अलैंगिक प्रजनन का रूप नहीं है, बताइए। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, बताइए इसमें से। बीजाणु निर्माण, कायिक प्रवर्धन, मुकुलन या परागण। तो ये तो तीनों आपको सामने दिख रहे हैं, यही क्या है आपके अलैंगिक विधियां हैं। अलैंगिक विधियां के यही प्रकार है, जो आपका डी नंबर हो जाएगा। परागण यही आपका अलग है, यही आपका अलग है, बी नहीं होगा, डी होगा। ये तीनों के तीनों किसमें चले जाएंगे? अलैंगिक विधियां हैं, अलैंगिक जनन की विधियां हैं। अगला देखिए, मनुष्यों में किस प्रकार का निषेचन होता है? आंतरिक निषेचन होता है, बाह्य निषेचन होता है, या इन विट्रो निषेचन, परख नली निषेचन, या एक्स विट्रो निषेचन? मनुष्यों की बात की गई है, मनुष्यों की। तो बाह्य निषेचन की अगर बात की जाए तो बाह्य निषेचन आप कहेंगे शरीर के बाहर होता है, शरीर के बाहर होता है बाह्य निषेचन की अगर बात की जाए, शरीर के बाहर, जैसे मेढक और क्या, मछलियां। कुछ छोटी मछलियां आती हैं इसमें, ठीक, बड़ी मत समझिएगा। और अगर आंतरिक निषेचन की बात करें तो आंतरिक निषेचन आपको किसमें किसमें देखने को मिलेगा? आंतरिक निषेचन तो आप बताएंगे कि मैम आंतरिक निषेचन हमारा स्तनधारियों में होता है। स्तनधारी में, अब समझ जाते हो ना, समझ जाओगे स्तनधारी में कौन आ जाएगा? स्तनधारी। सरीसृप वर्ग जितने भी हमारे रेप्टाइल्स होंगे, इसमें भी क्या हो जाएगा? आंतरिक निषेचन हो जाएगा। और पक्षी वर्ग में भी आपको आंतरिक निषेचन मिलेगा। पक्षी वर्ग स्तनधारी में ही मनुष्य आ जाएगा, मनुष्य और इसी में कुछ बड़ी मछलियां भी आ जाएंगी। तो क्या हो जाएगा? ए नंबर जी। मेढक में बाह्य निषेचन होता है, इसका 21 का आपका ए नंबर सही हो जाएगा। मनुष्यों में पूछा गया है, मनुष्यों में पूछा गया है तो आप ए नंबर बताएंगे। आगे देखिए, मनुष्यों में समानतः निषेचन कहाँ होता है? अंडाशय में, योनि में, अंडवाहिका में, या गर्भाशय में? बताइए। तो देखिए, ना गर्भाशय होगा, ना अंडाशय होगा, ना योनि होगी। अगर वजाइना की बात की जाए तो वो क्या करती है? वो निषेचन में भाग नहीं लेती, वो निषेचन की प्रक्रिया में भाग नहीं लेती, बल्कि बच्चे को जन्म देने के लिए एक क्या करती है? मार्ग प्रदान करती है। कभी भी पूछ लिया जाए तो ये बच्चे के जन्म के लिए रास्ता देती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अगर आप अंडवाहिनी की बात करें तो इसे ही फॉलोपियन ट्यूब बोला जाता है। क्या? फॉलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो निषेचन की जो मनुष्यों में निषेचन की जो प्रक्रिया होती है, जो फर्टिलाइजेशन होता है, वो कहाँ पे? महिलाओं में फॉलोपियन ट्यूब में होती है। याद रखिएगा, ये बहुत ही क्वेश्चन, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसको याद रखना है आपको जी। फॉलोपियन ट्यूब में होती है। और अगर किसी भी महिला में इस फॉलोपियन ट्यूब में किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी आ जाती है तो उसमें बांझपन भी देखने को मिल रहा है। बांझपन का मतलब उस महिला का मां बन पाना, है ना जी। जीवों में निषेचन के दौरान नर और मादा युग्मकों के संलयन से बनने वाली कोशिका को क्या कहा जाता है? अंडाणु कहते हैं क्या? शुक्राणु कहते हैं क्या? भ्रूण या युग्मनज? बताइए। तो ये दोनों आपको जो अंडाणु और शुक्राणु यानी कि ओवम या एग आप बोल सकते हो, या शुक्राणु स्पर्म की बात करें तो आप बताएंगे ये तो जनन कोशिकाएं हैं, ये तो जनन कोशिकाएं हैं, ये तो हमारी होंगी नहीं। देखिए, तो इसमें पूछा क्या गया है
इसमें पूछा क्या गया है, तो जैसे ये आपका आप ऐसे समझिए, ये है आपका स्पर्म, शुक्राणु, शुक्राणु है, ठीक है, और ये रहा आपका अंडाणु, अंडाणु। जब ये आपस में मिलेंगे, जब ये आपस में ऐसे आपस में ये मिलेंगे, तब पूछा गया है कि इस स्थिति के बाद जब आपस में ये दोनों मिलेंगे तो किसका निर्माण होगा, तब बनता है युग्मनज, जाइगोट का निर्माण होता है, युग्मनज या जाइगोट बनता है, याद रखिएगा। कहीं दिख रहा है डी नंबर? जी बिल्कुल जी, दोनों मिलकर युग्मनज का निर्माण करते हैं, जाइगोट को बनाते हैं। सी नहीं होगा, सी नहीं होगा। पहली अवस्था पूछी गई है ना, पहली अवस्था, ये क्या है, जो जब शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं, निषेचित अंडे के बाद में क्या बनता है, युग्मनज ही तो बनता है, तो इसमें पहली अवस्था पूछी गई है। जी बिल्कुल। किसी एकल कोशिका का वह क्षमता जिससे वह एक पूर्ण विकसित जीव उत्पन्न कर सकती है, क्या कहलाती है, बताइए। बहुशक्तिता, सर्वशक्तिता, अनुकूलन या उत्परिवर्तन। 24 नंबर। तो अगर देखिए बहुशक्तिता की बात करें तो ये क्या है, अन्य कोशिकाओं से, यानी बहुत सारी कोशिकाओं से विभाजित हो सकती है, यानी अन्य कोशिकाओं से, अन्य सेल्स से क्या होती है, विभाजित हो सकती है, विभाजित हो सकती है। यहाँ पे पूछा गया है एकल कोशिका की बात की गई है, केवल और केवल एक कोशिका की बात की गई है, तो आप किसकी तरफ चले जाएंगे, अब बताइए किसकी तरफ चले जाएंगे, तो आप बी की तरफ चले जाना, किसकी तरफ, बी की तरफ चले जाना। सी नहीं होगा, बी होगा इसमें। जी आगे देखिएगा, गर्भनाल में कितनी धमनियां होती हैं, गर्भनाल में कितनी धमनियां होती हैं, 1, 2, 4, 3। तो गर्भनाल का काम क्या होता है, गर्भनाल का काम क्या होता है, तो आप बताएंगे इसके द्वारा ही भ्रूण को क्या मिलता है, इसके द्वारा ही जो हमारा भ्रूण होता है, भ्रूण को पोषण, मां के द्वारा पोषण और क्या, और आपका ऑक्सीजन यानी O2 मिलता है। और ये कितनी, 2 लेयर से बनी होती है, इसमें 2 धमनियां होती हैं, 2 धमनियां होती हैं। बी नंबर जी बिल्कुल, दूसरा 2 2 2। महिलाओं में प्राथमिक लैंगिक अंग कौन सा होता है, अंडवाहिका, अंडाशय, गर्भाशय या वजाइना, जिसे योनि भी कहा जाता है, बताइए। 26 नंबर। तो यहाँ पे महिलाओं की बात की गई है, तो सबसे पहले अगर उनके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात की जाए तो आप किसको, अंडाशय को लगाएंगे, ओवरी, किसको, ओवरी को लगाएंगे, ठीक है, ये महिलाओं की बात हो गई। लेकिन अगर आपको पुरुष की बात कर दी जाए, यहाँ पे अगर मेल की बात कर दी जाए, तब आप क्या बताएंगे, तो आप कहेंगे अंडवृषण, जिसे अंडकोश भी कभी कभी दे देता है, अंडकोश, इसको आप सही करेंगे, ठीक, सभी सही भी दे रहे हैं, डी नहीं होगा भाई। अरे अभी तो मैं बता के आई हूं, वाजाइना कभी भी फर्टिलाइजेशन में भाग नहीं लेती, वो सिर्फ बच्चे के लिए, बच्चे के जन्म के लिए एक मार्ग बनाती है, रास्ता देती है, बी होगा जी। सभी मनुष्यों की कोशिकाओं के केंद्रक में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं, देखिए कैसे घुमा के क्वेश्चन पूछा है, और लेकिन उसका पूछने का सीधा सीधा अर्थ है कि मनुष्यों में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, और उसने क्या कर दिया है, उसने पूछा क्या है कि केंद्रक में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। अब कुछ महान हस्तियां सोचेंगे कि केंद्रक में कुछ दूसरे होते होंगे, गलती से डी में लग गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 27
जी 23 23 23 23 23 जी बिल्कुल सही, 23 होते हैं। कितने जोड़ी? 23 जोड़ी आप बताएंगे। अगर संख्याओं में पूछ लिए जाए, ये तो पेयर्स में पूछा तो आपने 23 जोड़े बता दिए, संख्याओं में पूछ ले तो आपको बताना है 46। कितने? 46। और मेल की अगर बात की जाए, पुरुषों में क्या बताएंगे? एक्स वाई गुणसूत्र होता है, और फीमेल की अगर बात की जाए तो एक्स एक्स गुणसूत्र होता है। याद रखिएगा जिसको पता ना हो, हालांकि सबको पता होगा जी। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भाग पहचाने जा सकते हैं क्या कहलाती है? अब बताइए, भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी अंग, शारीरिक भाग का मतलब सभी अंग क्या करे जा सकते हैं? पहचाने जा सकते हैं जी। बताइए उस अवस्था को क्या कहा जाएगा? गर्भाशय या डिंबोत्सर्जन या भ्रूण या युग्मनज? तो अगर समझदार हैं तो ये दोनों तो कतई नहीं होंगे, ये दोनों तो कतई नहीं होंगे, आपके इन्हीं दोनों में कंफ्यूजन होगा। तो युग्मनज तो आपका जो निषेचित अंडा है उसके तुरंत बाद की अवस्था है, अनिषेचित अंडा से ही तो आपका बन रहा है युग्मनज, तो ये तो होगा नहीं। तब आपका क्या हो जाएगा भाई? बी कैसे हो जाएगा? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बी कैसे हो जाएगा? यहाँ पे सभी शारीरिक अवस्था को पहचानने की बात की जा रही है, यानी पूरी तरीके से कंप्लीट बेबी बन चुका है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ए, अब तुक्का मार रहे हैं वो एक अलग बात है, तुक्का मार रहे हैं वो एक अलग बात है, वरना इतना ज्यादा कोई टफ नहीं है। सीधे सीधे लिखा हुआ है कि भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भाग पहचाने जा सकते हैं क्या कहलाती है? 28वें का तो सामने सीधे भ्रूण के बारे में पूछा गया है तो उसको भ्रूण ही तो कहेंगे भैया, भ्रूण ही तो कहेंगे। सी नंबर जी। मैंने कल भी बताया था ना ये बात कि बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अपने अंदर ही क्या करते हैं? आंसर को छिपाए रहते हैं, सिर्फ दिमाग लगाना होता है। इसमें भी वही हाल था, कल भी इस टाइप का क्वेश्चन आया था कि देखिए वो शब्द ही आंसर है जी। अगला देखिए, वह प्रक्रिया जिसमें कुछ जीवों जैसे मधुमक्खी, कुछ छिपकलियों और पक्षियों में मादा युग्मक बिना निषेचन के एक नया जीव का निर्माण करता है क्या कहलाती है? मुकुलन कहलाती है क्या? विखंडन या असंग जनन या निषेक जनन? बताइए। 29 का तो डी पे चले जाइए, बहुत ही सिंपल है, डी पे चले जाइए, डी पे चले जाइए। ये खंडन विखंडन ये तो आप सभी पढ़ाए हो कि ये तो भैया पादप से संबंधित है, ये तो होगा नहीं। अब इन्हीं दोनों में से कंफ्यूजन होगी आपको, सी या डी पे ही आप लोग डगमगाओगे। तो जो लोग सी पे डगमगा रहे हैं तो ये क्या? निषेचन के बिना बीज का विकास। असंग जनन के अगर मतलब की बात करें तो निषेचन के बिना बीज का विकास। अब बताइए, ये तो गलत हो गया। तब आप क्या बताएंगे कि आपका डी नंबर सही हो जाएगा, डी नंबर आपका सही हो जाएगा जी। सभी सही जा भी रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं भाई? किसको देर हो रही है? विकास जी कहाँ जा रहे हैं? 30 नंबर, ऐसा कौन सा जीव है जो मेटाजेनेसिस यानी समय कालांतरण प्रदर्शित करता है? ओबेलिया, साइकन, स्पॉन्जिलिया या यूस्पॉन्जिया? तो इसका ए नंबर आपका सही हो जाएगा, ओबेलिया। और ओबेलिया को ही समुद्री फर के नाम से भी जानते हैं। किससे? समुद्री फर, इस नाम से भी इसको जाना जाता है, याद रखिएगा। ये अगर हम बात करें कि समय का अंतरण क्या है, तो एक प्रकार का एक जीवन चक्र होता है। ये क्या है? एक प्रकार का जीवन, जिसको ना पता हो लिख लें, जीवन चक्र। ये एक प्रकार का जीवन चक्र होता है।
आगे देखिएगा, आगे ए नंबर, जी सभी बता भी रहे हैं ए नंबर। वह जीवन काल जब शरीर में परिवर्तन होते हैं और प्रजनन परिपक्वता आती है उसे क्या कहते हैं? परिपक्व अवस्था, किशोरावस्था, अनुकूलन या नवोदित। तो बिल्कुल अच्छा पढ़ाने जाना है जी, तो बिल्कुल जाइए, आपको नहीं कोई रोक सकता, बाद में देख लीजिएगा बाकी के। तो यहाँ पे परिपक्व अवस्था की बात की जा रही है, तो परिपक्वता का मतलब अब परिपक्व, इसमें ऑप्शन भी यही मत लगा दीजिएगा, ऑप्शन भी यही मत लगा दीजिएगा। आप इस तरीके से समझिए कि आप छोटे से बच्चे से अब आप बड़े हो गए हो, अब आप बड़े समझदार, अपने फैसले खुद लेने लगे, है ना? तो वो कौन सी अवस्था आपकी होती है? तो आप बताएंगे किशोरावस्था, किशोरावस्था। तो इसका बी नंबर सही हो जाएगा, ए नहीं होगा। मैंने कहा था ना कुछ लोग परिपक्वता को देख के वही लगा देंगे, ए नहीं होगा, इसका किशोरावस्था। जब इसमें उससे सटीक आंसर मिल रहा है कि परिपक्वता हमारी किस अवस्था में आएगी, तो किशोरावस्था हम लगाएंगे। डी भी नहीं होगा, डी कहां से हो जाएगा? अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जरायुज जीव नहीं है? जरायुज का मतलब क्या होता है बताइए? जो बच्चे देता है उसे क्या कहा जाता है? जरायुज। जरायुज का मतलब बच्चे देने वाले, जो बच्चे को जन्म देता है, बच्चे को जन्म देते हैं, ठीक है? तो इसमें से कौन सा? गाय आपने देखा होगा बच्चे को जन्म देती है, बिल्ली भी बच्चे को जन्म देती है, कुत्ता भी क्या है? बच्चे को जन्म देता है। तो ये तो हमारे होंगे नहीं। अब हमारा बचा कौन? पक्षी। तो इसका सही आंसर आपका पक्षी हो जाएगा। ये क्या देता है? ये अंडे, अंडायुज होता है, ए नंबर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन जीव अंडज होता है? अब बताइए उसका अपोजिट तुरंत। मेढक, खरगोश, चूहा, गिलहरी। तो अगर खरगोश की बात करें तो ये भी बच्चा देता है, चूहे की बात करें तो देखे होंगे छोटे छोटे से बच्चे, है ना, घरों में आपने कपड़ों वगैरह में हो जाते हैं। गिलहरी तो ये क्या करते हैं? ये सभी बच्चे देते हैं। अंडे की बात की जाए तो मेढक पे चले जाइए, मेढक क्या है? अंडज है जी। इसका भी ए नंबर हो जाएगा, इसका भी ए नंबर हो जाएगा। अगला, लार्वा का तीव्र परिवर्तन के माध्यम से वयस्क में रूपांतरण क्या कहलाता है? लार्वा, जैसे मेढक वगैरह में आपने देखा होगा ना, तेजी से लार्वा क्या करते हैं? अपने रूप में परिवर्तन ला देते हैं। उस परिवर्तन को पूछा गया है क्या कहलाया जाता है? नवोदित या स्थानांतरण या उभार बनाना या काया पलट। काया पलट मैंने बताया भी था ना कृष्ण मूवी में, कृष्ण मूवी में क्या है? काया पलट करके उसमें कुछ है ना, तो वही, तो इनमें क्या होता है? काया पलट की क्या रहती है? तो काया पलट इसमें होती रहती है, काया पलट बहुत ही तेजी से। और किस किस में? तो कुछ कीटों में ये देखने को मिलती है, कुछ कीटों में ये देखने को मिलती है, कुछ उभयचरों में देखने को मिलती है, कुछ उभयचरों में भी ये देखने को मिलती है, ठीक है, और कुछ मछलियों में, याद रखिएगा मछलियों में। अगला देखिए, एक सेकंड, हाँ लगा दिया। अगला, इसको मिलाइए, नहीं इसको, हाँ बताइए क्या इसमें कथन कौन सा है? अनिषेचक जन प्रक्रिया को परिभाषित करने वाला सही कथन कौन सा है? 35 नंबर। तीसरे से पढ़ेंगे, यह प्रजनन की एक विधि है जिसमें नर का शुक्राणु मादा के शरीर के अंदर अंडाणु को निषेचित करता है। यह प्रजनन की एक विधि है जिसमें नर का शुक्राणु मादा के शरीर के बाहर अंडाणु को निषेचित करता है। यह प्राकृतिक अलैंगिक प्रजनन का एक रूप है जिसमें निषेचन के बिना भ्रूण की वृद्धि और विकास होता है। तो हमारा सही कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट नंबर। कहाँ है ऑप्शन? सी नंबर, केवल और केवल फर्स्ट, केवल और केवल फर्स्ट जी। ओके, सी हो जाएगा, डी नहीं। जैविक विज्ञान में आईवीएफ का पूरा नाम, अभी आपने ऑप्शन में देखा था ना अभी ऑप्शन में कि आईवीएफ का पूरा नाम, आईवीएफ में क्या होता है? आईवीएफ एक कृत्रिम जनन की एक कृत्रिम विधि है। इसमें जो
मेल है उनसे उनके स्पर्म को निकाला जाता है और फीमेल से उनके ओवा को निकाला जाता है, ओवम को, और फिर क्या किया जाता है, एक ट्यूब में या परख नली में बोल सकते हैं उनका निषेचन कराया जाता है। जब निषेचन सफल हो जाता है तो निषेचित उस अंडे को महिला यानी फीमेल के अंदर रख दिया जाता है जी। तो ये प्रोसेस पूरा होता है किसके, आईवीएफ में। 36 नंबर का, तो बी नंबर, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, बी नंबर हो जाएगा। मानव शरीर का वह कौन सा भाग वृद्धि के 3 चरणों एनाजेन, कैटाजेन और टेलोजेन से विभाजित होता है? वृद्धि के 3 चरण पूछे गए हैं, देखिएगा वृद्धि के, क्या नाखून है, नाक है, दांत है या बाल है? तो आप बताएंगे ये बाल हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, ये बाल हो जाएंगे। ए नंबर। ब्रायोफिल्म, अभी बताया था ब्रायोफिल्म जिसे पत्थरचट्टा के नाम से भी जाना जाता है। ब्रायोफिल्म की पत्तियों के किनारे पर बनी कली मिट्टी में गिरकर एक नए पौधे में विकसित हो जाती हैं। यह किस प्रकार के प्रजनन का उदाहरण है? कायिक प्रवर्धन, मुकुलन या बीजाणु निर्माण या पुनः उत्पत्ति? 38 नंबर। तो ये किसके अंतर्गत आता है? जड़ के द्वारा प्रजनन, पत्ती के द्वारा, ये सभी किसमें आ जाएगा आपका? कायिक प्रवर्धन में आ जाता है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। बहुत अच्छे, सब लोग दे भी रहे हैं ए नंबर। नेहा जी बिल्कुल, सपना जी, नितिन जी सभी, गुड्डू जी दे भी रहे हैं। आगे देखिए, एक बच्चा अपने जन्मदिन पर अपने पिता से एक सुंदर लंबा पौधा उपहार के रूप में प्राप्त करता है। उसके पिता ने एक प्रश्न पूछा कि वह कैसे पुष्टि करेगी कि यह पौधा दोनों लंबे माता पिता का संतान है या एक लंबा और एक छोटा माता पिता का संतान है? बताइए कौन सी ऐसी विधि से? नकारात्मक प्रवर्धन की विधि से, ऊतक संवर्धन या स्वपरागण से या परपरागण से? तो इसका क्या हो जाएगा? आप चले जाएंगे कि स्वपरागण के द्वारा इसको जांचा जाएगा, स्वपरागण के द्वारा। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विभिन्नताओं के बारे में सत्य नहीं है? विभिन्नताओं के बारे में सत्य नहीं है। हाँ ये बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विभिन्नताओं के बारे में सत्य नहीं है? अलैंगिक प्रजनन में विविधता न्यूनतम होती है। किसी भी जाति में सभी विविधताओं के जीवित रहने की संभावना कम होती है या होती है, आनुवांशिक संरचना में परिवर्तन विविधता उत्पन्न करता है। पर्यावरणीय कारक विभिन्नताओं का चयन कर सकते हैं। जी 40 नंबर का, किसी जाति से बी नंबर जी, किसी भी जाति से नहीं है, सत्य नहीं है, तो यही हो जाएगा बी नंबर। इसका क्या हो जाएगा? सत्य नहीं हो जाएगा। किसी भी जाति से ऐसा नहीं किया जा सकता। बी नंबर इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए, हाइफी क्या है? हाइफी क्या है? ईस्ट द्वारा उत्पादित की जाती है या कई कवकों द्वारा निर्मित पतले सूत्र होते हैं? क्या प्रजनन कोशिकाएं होती हैं? आर्द्र परिस्थितियों में कोशिका को जल की हानि से बचाने के लिए जिम्मेदार होती हैं। तो इसका हाइफी क्या होती है? हाइफी की अगर बात की जाए तो कई कवकों द्वारा निर्मित पतले पतले सूत्र होते हैं, इनको हाइफी बोला जाता है। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नींद आने लगी सीलू जी? अलैंगिक प्रजनन किसमें मुकुलन द्वारा होता है? ई कोली में, अमीबा में,
परजीवी में, ईस्ट में, तो ये इन तीनों में नहीं होगा, इन तीनों में नहीं होगा। अलैंगिक जनन की बात की गई है तो आप किस पे, ईस्ट पे चले जाइए, ईस्ट पे चले जाइए जी। डी नंबर होगा, डी नंबर। जब फल अंडाशय के बजाय थैलेमस से बनता है तो इसे असत्य फल कहते हैं। इसके सबसे सामान्य उदाहरण कौन से हैं जो आपसे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, बताइए। सबसे सामान्य उदाहरण संतरा और आम हो जाएगा क्या, आम और केला, सेब और स्ट्रॉबेरी, अमरूद और चेरी जी। वो तो हो गया ईस्ट। अब 43 नंबर का बताइए, 43 का, तो इसका सी नंबर सही हो जाएगा, सेब और स्ट्रॉबेरी। जी गुड्डू जी कोई बात नहीं, आपकी क्लास भी खत्म ही हो रही है, ठीक। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य फल है, अभी अभी मैंने बताया जस्ट, देखिए इसको पलटिए एक बार। अब देखिए असत्य फल पहचानिए इसमें, पीच, केला, सेब, खुमानी, पीच, केला, सेब, खुमानी, तो आप क्या बताएंगे, सेब। निम्नलिखित में से कौन सा ड्रूप फल है, संतरा, बैगन, नारियल, टमाटर। तो ड्रूप फल की बात की जाए तो ये क्या होते हैं, एकल अंडाशय से विकसित होते हैं, किससे, एकल अंडाशय के द्वारा विकसित होते हैं, याद रखिएगा। और इसमें कैसे, एक ही बीज होता है, बीज की संख्या की अगर बात की जाए तो इसमें एक ही बीज होता है, बीज कितना, एक रहता है। और ये ज्यादातर रस युक्त फल होते हैं, रस युक्त, जैसे नारियल, आम, जैतून, आंवला, ये सब आपके ड्रूप फल में आ जाएंगे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, आप बताएंगे। इसमें हमें मैम नारियल दिख रहा है तो नारियल ही हो जाएगा, तो ठीक। तो ये थे आज के आपके क्वेश्चन। अब बाकी आपके ये क्वेश्चन हैं तो इनको क्या करना है, आपको खुद से करना है इनको। आप कुछ क्वेश्चन आपके हैं जिनको मैंने होमवर्क के लिए रखा है, आपको खुद से लगाना है, ठीक है। जहां भी ना आए, जो भी ना आए वो कमेंट में मुझसे पूछ लीजिएगा, बाकी लगाने की कोशिश करिएगा। बाकी क्या करेंगे, लगाने की, जितने भी आपके क्वेश्चन है लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो आप बताइए किसका कितना सही था और कैसा लगा आज का प्रैक्टिस आपका कैसा लगा जी। फिर जाइए जिसको जहां भी जाना है। बताइए, चलिए गजब, चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं आपके कल की क्लास में। जब तक और अच्छे से तैयारी करिएगा, जहां भी दिक्कत हो बताइएगा।